नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, मैंने थोड़ा वक्त लिया और वक्त इसलिए लिया क्योंकि मैं देख रहा हूं कि टेलीविजन चैनल्स पे क्या चल रहे हैं, इस तरफ किसी का इशारा क्यों नहीं है। 12 जून को एयर इंडिया की बोइंग 787 के क्रैश होने के बाद तकरीबन ऑलमोस्ट एग्जैक्ट 1 महीने के बाद जांच की रिपोर्ट आई और ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है। जितनी मुंह उतनी बातें हो रही हैं, लेकिन क्यूवाइब नेटवर्क ने पहली बार जिस मुद्दे को फ्लैग किया था, जिस मुद्दे को आपके सामने रखा था, ऐसा लग रहा है कि उसी की तरफ ये पूरी जांच बढ़ रही है। 15 पेज का ये जांच रिपोर्ट है और वो भी मध्य रात्रि के बाद बिल्कुल सुबह में 2:30-3 बजे के आसपास इसको पब्लिक किया गया है, इस रिपोर्ट को। और रिपोर्ट्स के अधिकतर हिस्से को आपने टेलीविजन में अलग अलग यूट्यूब पे देख लिया होगा। मैं जो आपको बताने वाला हूं वो बिल्कुल विशेष बात बताने वाला हूं और जिस बात का क्यूवाइप ने दावा किया था उसी तरफ ये जांच बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। 12 जून को 11:25 पर 1:10 पे ये शेड्यूल था फ्लाइट और 11:25 पे जांच की जो नॉर्मल जहां से प्रक्रिया शुरू होती है, क्रू मेंबर्स के जांच की कि क्रू मेंबर्स की स्थिति क्या है, उनकी सेहत कैसी है, तो ब्रेथ टेस्ट की जाती है। तो वो टेस्ट शुरू हुआ और 12 सदस्य थे उसमें। सभी लोग उस टेस्ट में पास हुए और बिल्कुल ठीक थे। कोई भी 12 क्रू मेंबर में से कोई भी अस्वस्थ नहीं था। 12:30 12:30 के आसपास क्रू मेंबर्स बोर्डिंग के लिए पहुंचते हैं और उस वक्त भी सब कुछ सामान्य है। 12:30 सारे क्रू मेंबर्स बोर्ड करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी जो रिपोर्ट में खुलासा है कि पिछले 24 घंटे से जो पायलट्स हैं उन्होंने कोई फ्लाइट नहीं लिया था, कोई उड़ान नहीं भरी थी। इसका मतलब पायलट 24 घंटे पहले से बिल्कुल स्वस्थ थे और पूरा रेस्ट था। ऐसा भी नहीं था कि टायर्ड हो या उनको नींद नहीं आई हो। इस तरह की कोई बात कहीं भी दिखाई नहीं पड़ती है। पायलट जो दोनों पायलट हैं उनका जो एक्सपीरियंस है ये सब आपने देखा होगा, लेकिन मैं आपको इसलिए पूरे डिटेल में बता रहा हूं। सुमित सबरवाल जिनकी आयु 56 साल थी, उनका जो फ्लाइट एक्सपीरियंस है वो 15,600 फ्लाइट आवर्स का है और अकेले बोइंग 787 को फ्लाई करने का जो उनका अनुभव है वो 8,600 घंटे का है। मतलब 15,600 घंटे में से आधे से भी अधिक उड़ान का जो अनुभव है वो सिर्फ बोइंग 787 को उड़ाने का है। और ये जो सीनियर कैप्टन है, कैप्टन सुमित सबरवाल, मैं उनकी बात कह रहा हूं जिनकी आयु 56 साल है। जो दूसरे फ्लाइट जो कैप्टन हैं, पायलट हैं, वो है क्लाइव कुंद्रा। 32 साल की उनकी उम्र है और उनका जो एक्सपीरियंस है 3,400 घंटे का फ्लाइट एक्सपीरियंस है और अकेले बोइंग 787 को उड़ाने का जो अनुभव है वो 1,100 घंटे का है। ये कम आवर्स नहीं होते हैं।
सुमित सबरवाल भी 56 साल के हैं, 8,600 घंटे का सिर्फ बोइंग 787 को उड़ाने का अनुभव है। टोटल 15,600 घंटे का है और इनका 3400 घंटे का फ्लाइट का एक्सपीरियंस है। 3400 घंटे उड़ाने का अनुभव है, जिसमें से 1100 घंटे सिर्फ 787 का। ये दूसरे जो पायलट हैं क्लाइव कुंद्रा का है। दोनों अनुभवी पायलट हैं। दोनों की उम्र में भी बहुत अच्छा खासा गैप है। एक 56 साल के हैं, एक 32 साल के हैं और पिछले 24 घंटे में उन्होंने कोई फ्लाइट नहीं लिया है। पूरी तरह से उन्होंने रेस्ट किया है। कोई स्ट्रेस नहीं है, फिजिकली फिट हैं। 12 जो बाकी जो 10 क्रू मेंबर्स हैं, वो 10 के 10 11:25 में उनका जांच हुआ। जो हेल्थ चेकअप होता है उसमें भी पूरी तरह से वो फिट पाए जाते हैं। 12:30 में वो बोर्डिंग करते हैं। 1:18 पे अपने हैंगर से फ्लाइट निकलता है 23 नंबर रनवे पर और 1:37 पे एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल के तरफ से उनको अनुमति मिलती है कि आप फ्लाइट को टेक ऑफ कर सकते हैं। 1:38 ये टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए और ये टाइमिंग आपने टेलीविजन चैनल्स पे देखे होंगे, लेकिन मैं आपको क्यों ये डिटेल बता रहा हूं, ये ध्यान रहे। आगे जब मैं आपको समझाऊंगा तो शायद आप समझ जाएंगे। 1:48 पे 1:37 में उनको क्लियरेंस मिलता है। 1:38 के आसपास टेक ऑफ होता है और 1:38 पे फ्लाइट जो है, प्लेन अपने फुल स्पीड, जिस स्पीड से 180 नॉट्स उसको कहते हैं, जिस स्पीड से वो टेक ऑफ करने का जो स्पीड होता है वो 180 नॉट्स का, उसको वो रीच करते हैं और वहां से प्लेन टेक ऑफ कर जाता है। 1:38 पे महज 4-5 सेकंड के बाद जो स्पीड रिकॉर्डर है, जिसको आप कहते हैं एनहांस्ड एयरबोर्ड फ्लाइट रिकॉर्डर, एनहांस्ड एयरबोर्ड फ्लाइट रिकॉर्डर EAFR, ये 1:38 पे EAFR एक सिग्नल देता है कि दोनों इंजन का जो स्विच है वो कट ऑफ हो गया है। मतलब स्विच जिससे फ्यूल जाता है इंजन में, फ्यूल टैंक से, वो स्विच कट ऑफ है। मतलब फ्यूल टैंक से इंजन में फ्यूल जाने का जो रास्ता है, जहां पर स्विच है, वही स्विच नीचे आ जाता है। अब वो नीचे, ये जो स्विच हम आपको दिखा रहे हैं, ये दोनों स्विच है। इस स्विच को आपने देखा होगा कि हाथ से वो नीचे नहीं आ सकता है, या गलती से अगर आपसे हाथ लग जाए तो वो स्विच नीचे नहीं आ जा सकता है। उसको पहले आप होल्ड करके उठाते हैं। बहुत सारी गाड़ियों में भी होता है कि जब आप बैक गियर लेते हैं तो होल्ड करते हैं और उसको, और फिर पीछे आप पहले अप होल्ड करते हैं, फिर उसको नीचे पीछे खींचते हैं या आगे बढ़ाते हैं। ठीक उसी प्रकार से इस स्विच को जब आप बंद करते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा आपको पुश करके ऊपर की तरफ खींचना पड़ता है और फिर उसको नीचे करना पड़ता है या ऊपर करना पड़ता है। वो करके आप उसको फिर बंद करते हैं। मतलब सामान्य तरीके से स्विच में गलती से अगर पायलट की या किसी क्रू मेंबर की हाथ लग जाए तो वो स्विच ऑफ नहीं होता है, वो कट ऑफ नहीं होता है। अब ये जो EAFR है, एनहांस्ड एयरबोर्ड फ्लाइट रिकॉर्डर, वो मैसेज देता है कि दोनों इंजन का स्विच कट ऑफ हो गया है। पहला जो सीनियर पायलट हैं, सतीश सबरवाल, वो सबरवाल साहब कहते हैं, कैप्टन सबरवाल कह रहे हैं अपने जूनियर कैप्टन से, क्लाइव कुंद्रा को, कि तुमने क्या स्विच कट ऑफ कर दिया है? कुंद्रा कहते हैं नहीं, मैंने नहीं किया। तो फिर किसने किया? अब इसके आगे की बातचीत नहीं है। डिड यू कट ऑफ द स्विच? ही सेड नो, आई डिडंट डू।
और आई डिड नॉट। अब वो इस तरह से रिप्लाई करता है कि मैंने नहीं किया है। तुमने किया क्या? मैंने नहीं किया है। ये रिकॉर्ड है। फिर उसके बाद वो लोग वक्त बर्बाद नहीं करते हैं। इमीडिएटली ये 1:38 पे, अब 1:38, फिर वो लोग, इसमें थोड़ा सा इन लोगों में हैरानी होती है कि अब क्या करें, दोनों स्विच कट ऑफ है, इंजन को फ्यूल नहीं मिल रहा है, ईंधन नहीं मिल रहा है, अब क्या करें? और थ्रस्ट नहीं मिल रहा है प्लेन को। थ्रस्ट का मतलब है टेक ऑफ करने के लिए जो पावर चाहिए इंजन को, प्लेन को, वो पावर गेन नहीं कर रहा है इंजन। दोनों पायलट एक दूसरे को देखते हैं और फिर एटीसी को ये सूचना देते हैं कि थ्रस्ट नहीं ले रहा है, फ्लाइट थ्रस्ट नहीं ले रहा है। उसके बाद दोनों को समझ में आती है, 1:38 52 पे पहला इंजन को उन्होंने री स्विच को फिर दोबारा ऑन करते हैं। जो कट ऑफ था, जो नीचे की तरफ था, उनको फिर से उठा करके दोबारा ऑन कर देते हैं। फ्यूल वाले फ्यूल और इंजन के लिए जो स्विच है, उसको उन्होंने फिर दोबारा ऑन कर दिया 1:38 52 पे। और 1:38 56 पे, 4 सेकंड के बाद महज, उन्होंने फिर दूसरे इंजन के स्विच को ऑन कर दिया। दोनों इंजन का जो स्विच है, ये फुल अथॉरिटी ड्वेल इंजन कंट्रोल। अब ये जो FADEC है, वहां पे दोनों इंजन का जैसे ही इन्होंने ऑन किया स्विच को, तो FADC जो है, फुल अथॉरिटी ड्वेल इंजन कंट्रोल, ये अब पूरी तरह से ऑटोमेटिकली गेन कर लेता है और दोनों इंजन को फ्यूल देना शुरू कर देता है। अब FADC जो है, फुल अथॉरिटी ड्वेल इंजन कंट्रोल जो है, ये दोनों इंजन को ईंधन देना शुरू कर देता है और धीरे धीरे गैस, EGT जिसको कहते हैं आप, गैस बनना शुरू हो जाता है। ईंधन जाता है लिक्विड के रूप में, उसके बाद गैस बनता है और फिर वो एयर को लिफ्ट करता है, थ्रस्ट उससे मिलना शुरू होता है। ये फिर 1:38 पे उनको फिर गैस बनना शुरू हो जाता है। 2-3 सेकंड में ही इंजन स्टार्ट फिर ले लेता है, फ्यूल मिलना शुरू हो जाता है और वो गैस भी बनना शुरू हो जाता है। लेकिन पहला इंजन 4 सेकंड पहले स्टार्ट हुआ तो वो पहले काम कर रहा है, दूसरा भी धीरे धीरे आ रहा है। लेकिन अब पूरा जो खेल है, वो है प्लेन के ऑल्टीट्यूड पे। कितनी ऊंचाई पे प्लेन उड़ रहा है। काश अगर 100 मीटर भी वो ऊपर होते, 100 मीटर भी ऊपर होते, तो शायद वो थर्स्ट ले लेता, क्योंकि पहला इंजन फुल स्विंग से स्टार्ट हो गया है, गैस बनना शुरू हो गया है और जो इंजन को, प्लेन को थर्स्ट देता है, ऊंचाई देता है, उसके पोजीशन में ही महज 2 से 4-5 सेकंड का मामला था। 5-6 सेकंड भी, 6 सेकंड मान के चलिए, 6 सेकंड भी अगर उसको थोड़ा सा भी स्पेस मिल गया होता और 100 मीटर की ऊंचाई पर और होते, 100-200 मीटर की ऊंचाई पर भी होते, तो शायद वो उससे जहां पे क्रैश हुआ है, जो बिल्डिंग से जो जाकर के हिट किया है, वो क्रैश के ऊपर से शायद निकल जाता और तब शायद 4-5-6 सेकंड में वो टेक ऑफ कर लेता ऊपर और फिर एक इंजन के बल पे वो एटीसी को इन्फॉर्म करके हो सकता है कि वापस आकर के वो लैंड कर जाता। अब उस वक्त 54,200 लीटर पेट्रोल है, 54,200 लीटर पेट्रोल है टैंक में भरा हुआ। और जनरली ये जो कट ऑफ स्विच होता है, जब आप पार्किंग करते हैं या बंद करते हैं, तब आप आकर के उसको स्विच को कट ऑफ कर देते हैं कि इंजन में जो है फ्यूल टैंक से फ्यूल ना जाए, बंद रहे। ये तब करते हैं जब आपका प्लेन बंद होता है। लेकिन ये 100 मीटर और 100 से 200 मीटर मान के चलिए, अगर 200 मीटर तक भी प्लेन थोड़ा सा उसका ऑल्टीट्यूड ऊपर रहता और उसकी हाइट अपवर्ड रहती और ये थर्स्ट जो लेना शुरू किया, वो 5-6 सेकंड में स्थिति बदल जाती। आप मिनट नहीं सेकंड्स का मोल है मित्रों, मिनट नहीं सेकंड्स का मोल है। और इस फ्यू सेकंड से फिर वो प्लेन जो है वो क्रैश कर जाता है। और उसके बाद जो
रिकॉर्डिंग है, आखिरी जो रिकॉर्डिंग है वो बंद हो जाता है। ईएफआर के जो रिकॉर्डिंग्स है वो फिर एकाएक बंद हो जाता है। आप 1 बजकर 39 उनचालीस 1 बजकर 39 मिनट कुछ सेकंड में वो उसकी रिकॉर्डिंग्स वगैरह सब कुछ बंद हो जाती है। अब मित्रों, ये तो है डिटेल रिपोर्ट जो अभी प्रिलिमिनरी कहा जा रहा है, नॉट डिटेल्ड। ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट कहा जा रहा है। अब इस रिपोर्ट के बिना पे जो बिकी हुई फ्रॉड मीडिया है, इंटरनेशनल मीडिया, वो असली बात से ध्यान भटका रहा है। क्या यह मुमकिन है कि ऑटोमेटिकली हैक नहीं हो सकता है? वो मैनुअल चीज है, उसको हैक होना बहुत मुश्किल है। ये जो लोग कहते हैं कि क्या ये हैक हो गया है, ये इम्पॉसिबल है। ये मैनुअल है और ये मैनुअल इसके स्विच के ऑन ऑफ कट ऑफ में उसका कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट है जो शायद हुआ है। स्विच कट ऑफ दोनों पायलट में से किसी ने नहीं किया है। क्यों करेगा? वो मूर्ख नहीं है। एक को इतने दोनों पायलट को हजारों घंटे उड़ान भरने का अनुभव है और इसी बोइंग 787 को उड़ान भरने का भी अच्छा खासा लंबा अनुभव है। वो जो वेस्ट मीडिया टाल रही है इस पूरे मुद्दे को पायलट्स के ऊपर, वो पूरी तरह से संदेह के घेरे में है। अब क्यूवाइब का काम शुरू होता है। क्यूवाइब ने आपको कुछ दिन पहले ही बताया था कि बोइंग के विमानों के मैन्युफैक्चरिंग में जबरदस्त फ्लॉ हैं और इसके बारे में उनके कंपनी के कुछ कॉम्पिटेंट इंजीनियर्स, क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर्स ने आगाह किया था कि चूंकि इनके पास डिमांड बहुत ज्यादा है, तो डिमांड को पूरा करने के लिए ये सेफ्टी मेजर्स से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। पूरी बोइंग कंपनी सेफ्टी मेजर से कॉम्प्रोमाइज कर रही है और इसका प्रतिफल बहुत खतरनाक होगा। इसके पहले भी जो जिस तकनीक से एक पहले जो प्लेन क्रैश हुआ था, आपको याद होगा, वो क्रैश लैंडिंग था वाटर में। उस वक्त भी कहा गया था कि ये तकनीक को ठीक करना चाहिए। हालांकि इस रिपोर्ट में भी कोई तकनीक को सुधारने के लिए कोई विशेष, अभी चूंकि ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है तो इस पे क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, कम से कम इसकी जानकारी तो बहुत लोगों को जो फ्लाइट में चल रहे हैं पायलट्स, उनको मालूम ही है कि साहब हमको फौरन से पेशतर इमीडिएट जो है ये नहीं करना है, कट ऑफ और इस पर हमको ध्यान रखना है, फिल मिल रहा है। लेकिन ये एक ऐसा बिंदु है मित्रों जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इंजन को ईंधन ही नहीं मिलेगा तो प्लेन कहां से उड़ेगा? इसलिए वो गलती तो कोई पायलट नहीं कर सकते हैं, कोई क्रू मेंबर नहीं कर सकते हैं। सेबोटाज भी नहीं हो सकता है। सेबोटाज भी नहीं हो सकता है। सेबोटाज अगर होगा तो ऐसी कोई उस वक्त तक कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, कोई थर्ड पार्टी उसमें एंटर नहीं किया है, उसके भी सारे डिटेल्स आ गए हैं। सारे कैमरे कैमरे तो मिले नहीं हैं, लेकिन ब्लैक बॉक्स से जो आ रहे हैं डिटेल, या उस वक्त तक जितने लोग जा रहे हैं फ्लाइट में उस सबका कैमरा है, वो सारे डिटेल हैं पहले से। जो एयरपोर्ट पर जब आप एंट्री कर रहे हैं तो कौन कौन व्यक्ति गया है अंदर, एक एक डिटेल है। पैसेंजर्स की जो संख्या है वो 230 है। क्रू की मेंबर्स की जो संख्या है टोटल इंक्लूडिंग फ्लाइट पायलट्स 12 हैं। तो ये 342 लोग बोर्ड किए हुए हैं फ्लाइट पे, और 342 में से कोई 343वां व्यक्ति नहीं दिख रहा है जो फ्लाइट के अंदर गया है। और जो फ्लाइट के अंदर तो गया है, लेकिन वो क्या वो कॉकपिट में गया है? कॉकपिट में भी नहीं गया है। अब कॉकपिट में अगर नहीं गया है और पहले से अगर स्विच ऑफ कट ऑफ है, तो मान लीजिए कि जब फ्लाइट टेक ऑफ हो रहा है उस वक्त अगर कट ऑफ है, वो भी क्या पायलट्स को नहीं दिखा? ऐसा हो नहीं सकता है कि उसमें इतना इंजन में इतना फ्यूल था जितना, जिससे कि वो 600 मीटर या 1000 मीटर तक, 1 किलोमीटर तक तो जा सकता था, उसके बाद वो नीचे आने लगता।
या उसको थ्रस्ट मिलना बंद हो जाता और इंजन फेल हो जाता। ऐसा भी नहीं है। तो जो जो पायलट्स हैं वो अंदर जाते हैं, एक एक चीज को देखते हैं, और ध्यान रहे पायलट्स की अपनी जान भी सबसे ज्यादा जोखिम में है। तो वो अपनी सुरक्षा तो सब कुछ देख करके करेगा, हाँ सब कुछ ठीक है, सब कुछ वहां कॉकपिट में एक एक चीज की तहकीकात वो कर लेगा, तब वो आगे बढ़ेगा। तो ये जो पायलट्स के ऊपर जो शिफ्ट करने की बात है, वो भी बात बिल्कुल बेईमानी साबित हो जाती है, क्योंकि और कोई सेबोटाज भी इस तरह से मैन मेड सेबोटाज अभी तक नहीं दिखाई पड़ रहा है। जितने एंट्री कैमरे हैं उससे जो डिटेल्स आए हैं उसमें से मैन मेड सेबोटाज नहीं दिख रहा है। फिर क्या दिख रहा है? अब वो मैं आपको दोबारा वो वीडियो दिखा रहा हूं जिसके तरफ मैं आपको इशारा करना चाह रहा हूं। उनके इंजीनियर ने, बोइंग के कॉम्पिटेंट इंजीनियर ने क्लेम किया था, हड़बड़ी में, जल्दबाजी में बोइंग कंपनी अपने प्लेन के साथ सेफ्टी मेजर से कंप्रोमाइज कर रहे हैं, और उसका नतीजा यह हुआ उनको नौकरी से निकाल दिया गया। दो लोगों ने आवाज उठाई थी, और वो दो लोग कोई ऐसे ऐरा गैरा राह चलता हुआ आदमी नहीं था। प्रोमिनेंट पोजीशन पे सेफ्टी इंजीनियर्स थे, और सेफ्टी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर्स हैं, ये लोग कॉम्पिटेंट इंजीनियर्स हैं। अब इनकी जो हियरिंग हो रही है, वो एविएशन की जो कमिटी है, कांग्रेसनल कमिटी, उनके सामने इनकी हियरिंग हो रही है, उसमें वो स्टेटमेंट दे रहे हैं। आपने कहीं भी इस वीडियो को नहीं देखा होगा। मैं पहली बार हमने क्यूबाइट पर दिखाया, मैं आपको फिर दोबारा दिखा रहा हूं, जिससे ये वेस्टर्न मीडिया इसको छुपा रही है और इंडियन पायलट्स के ऊपर जिम्मेदारी थोपी जा रही है। ये कंपनियां इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं मित्रों, जो पैसा दे करके मीडिया का मुंह बंद कर देगी, और एक आप कह सकते हैं कि लाचार पायलट के ऊपर जिम्मेदारी थोप देंगे, जो अब इस दुनिया में भी नहीं है। वो अगर होते तो एक बात होती, वो कुछ बता भी पाते। अब वो उस दुनिया में भी नहीं है, तो पूरी जिम्मेदारी शिफ्ट की जा रही है पायलट्स के ऊपर। लेकिन भारत सरकार ने कहा है कि ये अभी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है, डिटेल रिपोर्टिंग तो अभी होनी है। और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि बोइंग के मैन्युफैक्चरिंग में मेजर फॉल्ट्स रहे हैं, और इसकी तस्दीक मैं नहीं कर रहा हूं, इसकी तस्दीक खुद बोइंग के कॉम्पिटेंट इंजीनियर्स कर रहे हैं। जरा एक बार सुन लीजिए। Thank you very much, Mr. Chairman. Thanks for convening this hearing. Thanks to each of the witnesses for being here. Mr. Salapur, let me just start with you. I just want to back up and make sure I understand your testimony, because it seems extraordinary to me. And I'm reading the letters that you've submitted from your attorney when you first contacted the FAA, when you contacted the committee. So my understanding is you worked on both the 787 and the 777, correct? Yes, sir. And you identified major safety concerns with both of these lines, shall Yes, we say? sir. And you identified these to your superiors. Yes, sir. I have written many memos time after time that we can provide. Over a period of years, I think. Yeah, this is like 3 years. For the 787, it's been 3 years of effort. And so your concerns, who knew about your concerns? How far up the chain do you know that they went? I have gone as high as Mark Stockton and Lisa Fall, who's the vice president. The vice president of the company. Yes. So they were and are aware of these major safety concerns. And this is what you do for a living. I mean, you're an engineer, right? I mean, I'm an engineer. I went to quality about 3-4 years ago. And when you put your quality hat, we are the eyes and ears of the public for the safety of the airplane. That's how I feel about our job. And so I have, when I see concerning information or concerning let's say, production issues, then it is our responsibility to make sure that, if we are causing the airplane to have increased risk factors, our job is to eliminate those risk factors. Are these planes safe? Right now, I would not, it's like an earthquake. The big earthquake is coming, but when
when that hits the building that, let's say if you're talking of a building, have to be prepared to accommodate that type of a, let's say, shakeup. It has to be built properly. Right now, from what I've seen, the airplanes are not being built per spec and per requirement. So your testimony is the 787 line and the 777, the 777 line are you think are not. Well, not safe. they are doing stuff that increases the risk factors. Okay, when you increase the risk factors, it's not just one. You are doing stress concentrations. That those stress concentrations, like breaking a paper clip, you do it once or twice, it doesn't break, but it breaks at some time. As the plane gets older, all of these things that you took. You said it's not a safety issue, it becomes a safety issue. And the company's response to you was to threaten you? Threaten you, sideline you, transfer you. You raised concerns about the 787, and so they transferred you to the 777, right? Well, yes, initially they just cut me off of all the meetings. Ah. They took my name out. And then, so I was just doing nothing. I wasn't informed of what. Then they transferred me. And they do it pretty stealthy. Oh, we have a job over here. We want you to go over there. So they move you down there. And, I come from like 40 years of engineering background. So when I see, and I've taken a lot of stress classes, even though I'm not a specialist on that, but when there's a problematic area that you see, you can recognize. So I just want to make sure I got the sequence right. So you raise these concerns, you get on the 787, you get transferred over to the 777, you raise the concerns there. They ignore it in both, they haven't addressed any of these concerns. Is that your testimony? Yes, sir. And at some point, they start to threaten you. You're talking about your boss calling you on your personal phone and berating you. And when did that start? Well, that started right after when I said, we have made over 300 plus airplanes. We still don't know how to put the load and sell. What I mean by that, if you build in an airplane, build in a house, it's like, put in the foundation. We have made over 300 airplanes. We still changing our process, like build the foundation to put the airplanes. We are struggling with that because they have changed the process from stable to unstable situation. They're not building the same datums that we were building. So you're causing your own problem, but you don't want to admit it. Just force fit the problem, force fit the misaligned holes and everything else and move on. And that's what they have been doing. And that's what I have brought up to their attention. I told my boss that I said in the report, I said, we have made 300 plus airplanes. That should have been more than adequate for us to resolve these things. All the problems that we've had, we put Band-Aid over Band-Aid to resolve the problems, and Band-Aid over Band-Aid doesn't cover it. Maybe we need to consider some engineering fundamentals with a little bit of GD&T to figure out what the problem is. And right after that, he came back to my desk and he like I said, he made the threat. And then after that, he says, are you in or are you out? Meaning what? Are you in and are you out with Boeing? Are you going to be a good citizen and keep your mouth shut? Was that the implication? That's how I can interpret that. He would walk by me and he said, you better, then he said, I want you to write it in writing. Tell me, are you in or are you out? Put it in writing whether or not you were going to. I'm in or out. And what that means, are you going to just shut up? Right. That's all. That would be in. If you wanted to be in, you needed to be quiet. You needed to stop this. Don't say anything more. Certainly don't tell the public. That's how I interpreted it. But he told me to write it in writing. And I'm trying to write it. And there was 10 emails. Just because I haven't received your email on this, send it to me and this and that. So then he's pressuring you. Then he's pressuring you. And then his manipulation even got further than that. I'm trying to take a class on my own time that I have to flex the time. He wouldn't let me do that. Oh. I have a doctor's appointment. He cancels my doctor appointment at the same day. Different manipulating different things to retaliate, to make your life miserable. And then, I started talking to go somewhere else. बोलने दो. अब देखिए, ये सैम सिल्हौर कह रहे हैं कि कई मेल्स हमने किए, हमने वाइस प्रेसिडेंट को आगाह किया, 40 साल का मेरा अनुभव है,
300 से अधिक प्लेन को जब आप मैन्युफैक्चर करते हैं तो आपको बहुत मेटिकुलसली प्लान करना पड़ता है। एक एक प्रोडक्शन यूनिट को, एक प्लेन एक यूनिट है अपने आप में, और उस पूरे यूनिट को आपको मेटिकुलसली ऑब्जर्व करना पड़ता है, सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए। और हमने ये कहा कि हम इन हेस्ट, जल्दबाजी में हम सेफ्टी प्रोसीजर को ठीक से फॉलो नहीं कर रहे हैं। और जब हमने इसकी चेतावनी दी, हमने बताया, तो कंपनी ने मेरे साथ क्या-क्या किया। मेरे डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट थे, उसको उन्होंने खत्म किया, मुझे ट्रांसफर करने की धमकी दी, जॉब से हटाने की धमकी दी, फिर ट्रांसफर किया, फिर दूसरे सेक्शन में भेज दिया। मुझे किसी मीटिंग में कॉल नहीं किया, मेरी कोई से नहीं थी, क्योंकि मैं एक जेन्युइन कंसर्न को रेज कर रहा था, सही सवाल उठा रहा था। सही सवाल बोइंग का बड़ा प्रबंधन, जो सबसे बड़ा प्रबंधन होता है, वो सुनने के लिए तैयार नहीं था। उच्च पदस्थ प्रबंधन ने मेरी कोई चेतावनी को स्वीकार नहीं किया और मुझे एक प्रकार से साइडलाइन किया, मुझे हरास किया। ये कह रहे हैं सैम सलोर, जो 40 साल का इंजीनियरिंग एक्सपीरियंस है उनके पास, सेफ्टी, सिक्योरिटी और क्वालिटी कंट्रोल का। और उनकी बात को बोइंग कंपनी नकार रहा है, साफ साफ नकार रहा है। और मीडिया में खबरें चलनी शुरू हो गई हैं, वेस्टर्न मीडिया में, कि ये जो जो सबसे, आप कह सकते हैं कि सबसे आ, बुरा क्रैश जो भारत ने देखा अपने अभी तक के एविएशन इतिहास में, वो था बोइंग 787 का, जो अहमदाबाद में क्रैश हुआ था। अब उसको लेकर के बोइंग की कोई बदनामी नहीं हो, उस कंपनी की कोई बदनामी नहीं हो, उस बोइंग में कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं हो, उसके ऊपर सवाल ना उठे, तो वो पासिंग द बक, जिम्मेदारी को दूसरे के कंधे पर टालना चाह रहे हैं। और उसमें इशारा कर रहे हैं कि भारत के जो पायलट्स हैं, उन्होंने अपने प्रोफेशनल इसका परिचय नहीं दिया, और हो सकता है कि ये उनसे भूल हुई हो या किसी और व्यक्ति से भूल हुई हो और ये स्विच को कट ऑफ कर दिया गया हो। मित्रों, अभी तो ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आया है, डिटेल रिपोर्ट और आने हैं, और भी बहुत कुछ जो इसके जांच के घेरे में आएगा, वो भी अभी आना है। लेकिन प्राथमिक रूप से एक बात तो पता चल ही गई कि ये दोनों स्विच कट ऑफ थे, दोनों इंजन के, और दोनों इंजन को ईंधन नहीं मिल रहा था, और जिसकी वजह से उन्हें उसे थ्रस्ट नहीं मिला, जिसकी वजह से उनका ऑल्टीट्यूड सडनली डाउन हुआ और फिर वो प्लेन क्रैश कर गया। काश, जबकि दोनों इंजन रिस्टार्ट हो गया है, दोनों इंजन को फ्यूल मिलना शुरू हो गया है, दोनों स्विच को फिर से शुरू कर दिया गया है, ऑन कर दिया गया है, तो दोनों इंजन को फ्यूल मिलना शुरू हुआ, ईंधन ठीक मिलना शुरू हुआ, गैस बनना शुरू हो गया, थ्रस्ट भी लेना शुरू कर दिया था। लेकिन बिकॉज ऑफ ऑल्टीट्यूड, ऊंचाई बहुत कम थी, अगर थोड़ा ज्यादा होता तो शायद आज 342 और उसके बाद जो बाकी जो हॉस्टल्स में जो जिनके ऊपर प्लेन क्रैश हुआ है, उनकी जो मौत हुई, 370 लोगों की आज मौत नहीं होती और आज सभी सुरक्षित होते। ये फॉल्ट इशारा कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग के तरफ, और बोइंग अपनी जिम्मेदारी से संभवतः बचना चाह रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बोइंग की पूरी ये जिम्मेदारी है या यही सत्य है, मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट ही है, लेकिन ये इशारा कर रहा है, संकेत कर रहा है कि बोइंग के मैन्युफैक्चरिंग में डिफेक्ट्स है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, बोइंग के ही अधिकारी ब्रॉड डे एंड लाइट में आकर के कमिटी के सामने हियरिंग में अपनी बात कह रहा है, और कमिटी के मेंबर उनको सवाल पूछ रहे हैं और उसके बदले में उनका जवाब आ रहा है। कैमरे पर ये बातें हैं, इसको क्यों इग्नोर कर दें हम, जब वो खुद कह रहे हैं कि हमने अधिक से अधिक 300 से अधिक बोइंग you मैन्युफैक्चर करना है, तो अधिक से अधिक मैन्युफैक्चरिंग में हमारे पास एक प्रेशर है, और उसमें सेफ्टी मेजर से कंप्रोमाइज होने के चांसेस थे, जिसके तरफ हमने इशारा किया और कंपनी ने हमारी बात नहीं सुनी और हमको उल्टा हरास किया। ये बात खुद उनके इंजीनियर बोल रहे हैं। तो क्या उस तरफ जांच नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं होनी चाहिए?
जो बात उनकी कंपनी के इंजीनियर कह रहे हैं उसकी तरफ जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। और मैं समझता हूं भारत सरकार बोइंग के मैन्युफैक्चरिंग पर सवाल जरूर उठाएं, और उसमें अगर कोई बात नहीं, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं था, ये पता चल जाएगा। लेकिन अगर सैम सैफलर कह रहे हैं तो इनकी बात को भी तो सुनना पड़ेगा। हम और आप तो कोई अलग से कहानी बना रहे नहीं है। देखते हैं, फाइनल रिपोर्ट का इंतजार कीजिए और बोइंग को भी सवाल करना शुरू कीजिए। सवाल सही है गलत है ये जांच के बाद पता चल जाएगा। लेकिन क्युबाइब ने जिस तरफ इशारा किया है उस तरफ अभी किसी ने ये बात उठाई नहीं है। कोई कह रहा है हाईजैक कर लिया, कोई कह रहा है साजिश हो सकती है, कोई कह रहा है मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट हो सकता है, कोई कह रहा है ये पायलट की गलती हो सकती है, क्रू किसी और मेंबर की गलती हो सकती है। ये सारे कयास हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि बोइंग के अपने ही अधिकारी ने बोइंग के सेफ्टी मेजर्स पे सवाल उठाए हैं जो बहुत गंभीर है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।